अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ एंड साउंड. Today we are going to start our third lecture of social studies of chapter number 5. Now class 8, today we are going to cover the topic the Indian Revolt. Indian Revolt क्या था? जो इंडियंस थे उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी. उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ को ये शो किया था, अंग्रेज़ों को ये बताया था कि वो जो हैं वो अंग्रेज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते हैं. इस चीज़ का आगाज़ उन्होंने जिस इवेंट से किया था उसको इंडियन रिवोल्ट बोलते हैं कि इंडियंस जो थे उन्होंने बगावत किस तरह की. अब वो कहता है कि म्यूटिनी, रिवोल्ट, रिबेलियन, नेशनल अपराइजिंग एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन ये बहुत सारे नाम हैं जो हम उन इवेंट्स को दे सकते हैं जो 1857 से 1858 तक हुए थे. और 1857 में इस रिवोल्ट के नतीजे में ये रिवोल्ट जो था ये वॉर की सूरत इख्तियार कर गया था, लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गया था जो इंडियंस ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की थी. और इस रिवोल्ट को, इस बगावत को हम बहुत से नामों से पुकार सकते हैं. म्यूटनी भी बोलते हैं. म्यूटनी होता है कि आप अपने जो रिफ्यूज़ कर दो, अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके ऑर्डर्स मानने को इनकार कर दो, उसे म्यूटनी बोलते हैं. रिवोल्ट बगावत होती है. रिबेलियन भी बगावत को बोलते हैं. और नेशनल अपराइजिंग के कौम जो है वो खड़ी हो जाए कि हम ये ऑर्डर्स को ओबे नहीं करते. और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि अंग्रेज़ों ने लड़ी, इस नाम से भी हम जो है वो इन इवेंट्स को याद करते हैं. और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुई? 1857 में, और ये 1858 तक जारी रही, which began as a protest against the British by company sepoys. और ये एक एहतजाज था जो इंडियंस ने किया था. ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके सामने एहतजाज किया था, उसके लिए एहतजाज किया था. और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे, सिपॉइज थे, उन्होंने ये एहतजाज शुरू किया था. नाउ व्हाट कॉज्ड इट? इसकी रीज़न क्या थी? ये बगावत, ये रिबेलियन, ये वॉर जो थी जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बोलते हैं, ये क्यों रूनुमा हुई? व्हाई इट कॉज्ड, व्हाट कॉज्ड इट? उसे किसने हवा दी, किसने उसको वॉर तक नौबत पहुंचाई? बट इट वॉज नॉट ओनली सोल्जर्स हु वर अनहैप्पी. अब वो कहता है कि खाली सोल्जर्स जो थे वही अनहैप्पी नहीं थे. जो कंपनी के अंडर सोल्जर्स थे सिर्फ वही नाखुश नहीं थे, बल्कि बहुत टाइम तक जो डिससेटिस्फैक्शन थी वो इंडिया में, वो इंडियन सोल्जर्स में, इंडियन लोगों में, इंडियंस में जो बेचैनी थी, बदअमनी थी, डिससेटिस्फैक्शन थी, वो बढ़ रही थी, वो ग्रो कर रही थी. आम लोगों में भी, जो आम इंडियंस थे, जो ऑर्डिनरी इंडियंस थे, दे वर ऑल्सो dissatisfied. They were not satisfied with the Britishers. और one important reason was that, क्या था important reason? कि Indians जो थे were not allowed to take part in political decisions. वहाँ की जितनी भी political decisions थे, जितनी भी पॉलिटिकल जो हायर डिसीजंस थे, जितनी भी लॉज थे, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उसमें आम ऑर्डिनरी आदमी जो था उसकी कोई से नहीं थी, कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी. और एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, इसी के नतीजे में नो वन एक्सप्लेन्ड न्यू ब्रिटिश लॉज. और कोई भी आम आदमी को अंग्रेज़ी कानून जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बता नहीं कर पाया. who then feared and misunderstood the changes
और लोग जो थे वो खौफज़दा हो गए। जो ब्रिटिशर्स नई नई चेंजेस कर रहे थे और जो ब्रिटिशर्स कानूनी तौर पर और पॉलिटिकल फील्ड में डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, वो चूँकि लोगों को बताई नहीं जाती थी, एक्सप्लेन नहीं की जाती थी, इसलिए लोग उनसे अनअवेयर थे और लोग उनसे खौफज़दा थे उन चेंजेस और लॉस से। इट नीडेड ओनली अ स्मॉल इवेंट टू स्पार्क अनरेस्ट, और लोगों की जो बेचैनी थी, बेअमनी थी, जो लोगों की रेस्टलेसनेस थी, जो डिससेटिस्फैक्शन थी लोगों के अंदर, उस डिससेटिस्फैक्शन को एक स्मॉल सा, कोई छोटा सा इवेंट चाहिए था, छोटी सी हैपनिंग चाहिए थी कि वो जो स्पार्क कर जाए अनरेस्ट और आग भड़क जाए। एक छोटा सा शोला चाहिए था जो स्पार्क करे और अनरेस्ट जो है वो इलाके में फैल जाए। नाउ पिग फैट एंड काउ फैट एक बहुत बड़ा इवेंट जो था, जिसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हवा दी, जिसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बढ़ावा दिया, वो डिबेट थी पिग के फैट और काउ के फैट की। क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें 45,000 ब्रिटिशर्स थे और 2,32,000 इंडियन सिपाही थे सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स के अंडर। और एज अ रिज़ल्ट इसी के नतीजे में जो सिपाही थे वो प्राउड फील करते थे, दे ग्रीव प्राउड एंड थॉट, और वो ये सोचते थे दैट ब्रिटिश विक्ट्रीज़ जो हैं, जो ब्रिटिश विक्ट्री जीतते हैं, जो ब्रिटिश फतूहात हैं, वो वर इंटायरली ड्यू टू देयर स्किल। जाहिर है जब बहुत सारे इंडियंस, 2,32,000 इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स की आर्मी में थे, जबकि ब्रिटिशर्स सिर्फ 45,000 थे, आधे से भी ज़्यादा उसमें इंडियन सोल्जर्स थे, तो इंडियंस अपने आप को प्राउड सोल्जर्स फील करते थे कि ये जितनी भी सक्सेस है, जितनी भी विक्ट्रीज़ हैं, ये सारी हमारी स्किल की वजह से हैं। जो ये फतूहात करते हैं, विक्ट्रीज़ करते हैं ब्रिटिशर्स, वो सारी हमारी वजह से हैं। ये इंडियन सोल्जर्स की अप्रोच थी। एंड द इवेंट दैट स्पार्क ऑफ द अपराइजिंग, और फ़ौज की जो सिपाहियों के अंदर बेचैनी थी, वो किस चीज़ ने उसको आग बनाया, किस चिंगारी ने उनको आग बनाया कि उन्होंने नई राइफ़ल्स जो थी, एनफील्ड राइफ़ल्स जो थी, जिसमें 30 कैलिबर बोल्ट एक्शन होता था, 30 डायमीटर जो था उनकी गोलियों का, जो उसके अंदर कारतूस डलते थे, गोलियां डलती थीं, वो एक स्पेशल टाइप की जो थी वो राइफ़ल्स थीं, जो कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश ट्रूप्स यूज़ करते थे। और ये जो गन्स थी, इनको इनको लोड करने के लिए, इनमें कारतूस डालने के लिए, इनमें गोलियां डालने के लिए सिपाहीज़ जो थे, सिपाही जो थे, दे हैड टू बाइट ऑफ द एंड्स ऑफ कार्ट्रिजेस। उन कार्ट्रिजेस को खोलने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था। और ये कार्ट्रिजेस, गोलियां जो थी, कारतूस जो थे, ये जो फैट से, जो फैट होती है ना, आपको पता है, जो फैट था उससे, चर्बी जिसे बोलते हैं, चर्बी से इनको ग्रीस करना पड़ता था, चर्बी से इनको जो है चिकना करना पड़ता था। और ये चर्बी जो थी ये पिग्स और काउस से ली जाती थी, ये पिग्स और काउस की फैट थी। और जो फॉर रिलीजियस रीज़न्स, जो मज़हबी हमारे रीज़न्स थे, मज़हबी जो वजूहात थी, उनकी वजह से नाइदर मुस्लिम्स नॉर हिंदूज मैन वांटेड टू बाइट देम ऑफ, टू नन ऑफ देम वांटेड टू ग्रीस
टेक द ग्रीस इन देयर माउथ्स, वो नहीं चाहते थे कि वो ग्रीस जो है पिग और काओ की वो उनके मुंह को लगे। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे दे चेंज्ड द कार्ट्रिजेस को उन्होंने बदल दिया, बट द डैमेज हैज़ बीन डन, ये आग भड़क चुकी थी। और सम सिपाहीज जो थे दे रिफ्यूज्ड टू लोड देयर राइफल्स, उन्होंने मना कर दिया कि वो अपनी राइफल्स को लोड नहीं करेंगे कार्ट्रिजेस से। एंड एज अ पनिशमेंट जो ब्रिटिशर्स ने उनको दी कि उनके ऑर्डर्स नहीं मान रहे, वो उनको जेल में बंद कर दिया। और डिससेटिस्फेक्शन जब उनको जेलों में बंद किया सिपाहियों को, तो उससे और ज़्यादा बेचैनी जो थी वो बढ़ी। और एज द ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर्स रिपोर्टेड, और जो ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया कि क्या वजह हुई, क्यों क्या, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि एट द प्रेजेंट मूवमेंट, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इस वक्त प्रेजेंट मूवमेंट पर एक अनयूजुअल सी एजिटेशन है, एक गैर मामूली सी जो है वो अपराइजिंग है, एक गैर मामूली सी बगावत है जो इराउज़ हो रही है, जो पब्लिक फीलिंग जो है वो इराउज़ हो रही है, वो हर जगह फैली हुई है। जो नेटिव आर्मी है, वहाँ की आर्मी है, उसके अंदर वो एजिटेशन जो है वो फैली हुई है। और उसने कहा कि आई कैन हियर द अप्रोच ऑफ द स्टॉर्म, और मैं इस एजिटेशन की वजह से एक तूफ़ान को महसूस कर रहा हूँ, एक तूफ़ान की आवाज़ महसूस कर रहा हूँ जो अप्रोच कर रहा है हमारी आर्मी में। और बट आई कांट से, मगर मैं कह नहीं सकता कि हाउ, व्हेन और वेयर इट विल ब्रेक फोर्थ, कि वो कब, कैसे और कहाँ ख़त्म होगा और वो टूटेगा। ऑन 10th मई सिपाहीज इन मीरठ रोज़ अप। अब हुआ क्या, 10 मई को जो सिपाही थे मीरठ में वो उठ खड़े हुए, रोज़ अप, उन्होंने बगावत कर दी। और उन्होंने दे किल्ड, और वो क्या करते थे, वो कोई भी यूरोपियन जो था उसको, जो उनको मिलता था वो उसको मार देते थे। और उसके बाद दे मार्च्ड टू दिल्ली, वो दिल्ली की तरफ चले गए, वेयर दे डिक्लेयर्ड दैट द 82 years old Mughal Emperor Bahadur Shah II was restored to power। और वहाँ उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो बहादुर शाह ज़फ़र जो था, जो कि आखिरी मुग़ल शहनशाह था, मुग़ल्स का आखिरी शहनशाह था, वो 82 साल की उम्र में जो है वो वापस उसने पावर को संभाल लिया है, वो पावर में वापस आ गया है। और सडनली इट सीम्स पॉसिबल, अचानक ये बात जो थी ये पॉसिबल लगने लगी, ये इस बात का इम्कान जो था वो सामने आना शुरू हो गया कि ब्रिटिशर्स जो थे दे कुड बी ड्रिवन आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उनको निकाला जा सकता है सब कॉन्टिनेंट से। एंड क्विकली द रिवोल्ट स्प्रेड एंड ऑर्डिनरी पीपल जॉइंड इट। और बहुत जल्द ही जो बगावत थी, रिबेलियन जो रिबेल किया था, जो रिवोल्ट था वो फैल गया, बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया। एंड इवन ऑर्डिनरी पीपल जॉइंड इट, आम लोगों ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। अ ब्रिटिश विमेन रिपोर्टेड अ चेंज इन हर सर्वेंट्स, और एक ब्रिटिश जो खातून थी उसने अपने सर्वेंट्स में भी जो था वो चेंज महसूस किया। सर्वेंट्स भी सर उठाने लगे, वो भी जो थे वो बातें करने लगे, और वो भी जो थे इस बगावत का हिस्सा बनने लगे। और उसने ये बताया कि दे ग्रू सो इम्पर्टिनेंट, वो जो है वो अचानक से बगावत जो है वो शुरू हो गई है इंडियंस में, वो ग्रू कर रही है, बढ़ रही है, फैल रही है। और इवन माई आया, मेरी आया जो थी वो इवेंचुअली, मतलब पहले तो वो हमारे आगे बोलते नहीं थे, हमारे आगे चूं भी नहीं करते थे, लेकिन अचानक से उसमें भी इतनी करेज आ गई है कि वो मेरी प्रॉपर्टी की तरफ देखने लगी है। ऐसे प्रॉपर्टी मेरी को देखती है जैसे वो लूटी हुई प्रॉपर्टी है, और इसमें उस आया का भी शेयर है। और
वो मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है अबाउट माई मेरी ज़ेवरात के बारे में, और वो हमेशा देखती है कि मैं कहाँ अपनी चीज़ें रखती हूँ। एंड इवन माई हस्बैंड हर्ड, मेरे हस्बैंड ने सुना द सर्वेंट्स टॉकिंग अबाउट अस, कि सर्वेंट्स हमारे बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं कि, और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये फ़रंगीज़ जो हैं, जो यूरोपियंस हैं, उन्हें फ़रंगी बोलते हैं, वो एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, उनका डिफरेंट घर होगा, और फिर जो है जो इंडियंस हैं वो अपने खुद मास्टर्स होंगे, वो अपने आप को खुद गवर्न करेंगे और वो आज़ाद होंगे बिल्कुल। देन लास्ट मुग़ल एम्परर, हम, और कौन है लास्ट मुग़ल एम्परर? बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो एक वीक हुक्मरान कंसिडर होता है, और बहादुर शाह ज़फ़र जो है उसने जो है 1837 से 1858 तक जो है वो उसका दौरे हुकूमत था, उसका रेंज जो था, उसकी हुकूमत का, पावर का जो दौर था वो 1837 से 1858 तक है। शाहजहां के रेड फोर्ट दिल्ली में वो पावरफुल था, और वो वहाँ पर था। और ब्रिटिशर्स कहते थे कि ही वॉज नॉट टू बी कॉल्ड द मुग़ल एम्परर, उसको मुग़ल एम्परर नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो दिल्ली का बादशाह है, किंग है दिल्ली का। और इन फैक्ट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड कैलीग्राफी देन इन रूलिंग। और दर हकीकत बहादुर शाह ज़फ़र जो था वो, उसको रूलिंग की इतनी सेंस नहीं थी, उसको हुक्मरानी का इतना पता नहीं था, बल्कि वो किन चीज़ों में ऐशो इशरत में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और वो ज़्यादा शायरी और कैलीग्राफी, जो डिफरेंट ख़त्ताती जिस तरह लिखते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, ख़त्ताती में वो ज़्यादा शौक़ रखता था एज़ कम्पेयर टू गवर्निंग रूलिंग। और जो सिपाहीज़ थे उन्होंने रिबेल किया, बगावत की, और डिक्लेयर कर दिया बहादुर शाह ज़फ़र उनका रूलर है। और बहादुर शाह के जो बेटे और ग्रैंड सन्स थे वर शॉट डेड बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर, उनको एक ब्रिटिश ऑफिसर ने मारा, और वो ब्रिटिश ऑफिसर जो था जिसने उनको मारा वो बड़ा प्राउड फील करता था, बूस्टेड था कि उसने मुग़ल लाइन जो है, मुग़लों का जो आखिरी नस्ल है उसको भी ख़त्म कर दिया है। और बहादुर शाह ज़फ़र को बर्मा में कैद कर दिया गया, एग्ज़ाइल कर दिया गया, मुल्क बदर कर दिया गया बर्मा में। और जिसे आज का बर्मा जो है उसे अब आजकल हम म्यांमार बोलते हैं, जहाँ पर वो उसकी वफ़ात हो गई। और ये बड़ा पथेटिक एंड था, बड़ा ही बुरा एंड था किसी भी बादशाह के लिए, एक ऐसे बादशाह के लिए फॉर द, जो कि लास्ट था माइटी, जो उनकी लाइन ऑफ रूलर्स थे, जो माइटी मुग़ल रूलर्स थे, उनका आखिरी बादशाह जो था वो बहुत ही पथेटिक मौत, बहुत ही जो थी वो बुरी मौत मरा। नाउ ब्रिटिशर्स इन अ सीरियस सिचुएशन, अब ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही सीरियस हालात में आ गए, सीरियस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स जो थे वो आ गए। ब्रिटिशर्स को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। और जब उनके व्हेन देयर सोल्जर्स ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय सिपाहीज, द ब्रिटिशर वर इन अ सीरियस सिचुएशन, और जब उनके सोल्जर्स जो थे वो बहुत ही थोड़े हो गए, और जो इंडियंस थे उनके सोल्जर्स की तादाद ज़्यादा हो गई, तो वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ गए। और दे फॉट डेस्परेटली एट दिल्ली, उन्होंने दिल्ली में बहुत मायूसी के साथ डेस्परेटली वो लड़े। और कानपुर और लखनऊ में भी 1857 के समर्स में वो बहुत डेस्परेटली उन्होंने फ़ाइट की। और थाउजेंड्स जो ब्रिटिशर्स सिपाहीज़ थे, थाउजेंड्स ऑफ सिपाहीज़ वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे हज़ारों की तादाद में वो मर गए। व्हेन नाना साहिब अ मरहटा लीडर किल्ड 200 ब्रिटिश वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड कानपुर, ठीक है। और जब नाना साहब जो था, जो कि मरहटास का लीडर था पावरफुल, उसने 200 ब्रिटिश विमेन एंड चिल्ड्रन जो थे कानपुर पर मार दिए। तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उनको इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और बहुत ज़्यादा वो
क्रूअल रिवेंज जो थे वो इंडियंस से लेना चाहते थे। वो इंडियंस से बहुत ज़्यादा क्रूअल बदला लेना चाहते थे इस बात का कि उन्होंने बहुत सारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको, बच्चों को और सोल्जर्स को और औरतों को क्यों मारा है। Here you can read a British captain's description of execution by cannon fire। और अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो तोपों के ऊपर बंदों को बांध के फायर करते थे और उनका कत्ल करते थे, एग्जीक्यूशन करते थे उनकी। तो एक ब्रिटिश कैप्टन जो था उसने डिस्क्राइब किया कि क्या हालत होती थी लोगों की, किस तरह वो उनको मारते थे। जो पहला आदमी उन्होंने मारा वो बहुत ही फाइन लुकिंग यंग सिपाही था, बहुत ही यंग जो था वो सिपाही था और बहुत अच्छा है शक्ल सूरत का और बड़े अच्छे फीचर्स का, बड़ा बहादुर वो सिपाही था। और वो रिसोल्यूट एक्सप्रेशंस रखता था। रिसोल्यूट एक्सप्रेशंस होते हैं डूइंग व्हाट वन हैज़ डिसाइडेड टू इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन। जो वो करना चाहता है वो करता है, चाहे जितनी मर्जी अपोजिशन हो। मीन्स कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल बहादुर सिपाही था और बहुत गुड लुकिंग था। उसने ही बेग्ड दैट ही माइट नॉट बी बाउंड बट दिस कुडेंट बी अलाउड। उसने बेग किया कि उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन उसको अलाउ ना किया गया। और आई हैड हिज रिस्ट्स टाइटली, और उसके जो बाजू थे वो मुझे बांधने पड़े बहुत सख्ती से। ये वो रिपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश कैप्टन। देन आई ईच टू द अपर पार्ट ऑफ द व्हील ऑफ द गन। और जो गन था उसके ऊपर की तरफ जो व्हील था उसकी तरफ हाथों को बांध दिया। एंड अ थिक क्लाउड ऑफ स्मोक एंड व्हील ऑफ द गन। ही नेवर फ्लिंच्ड फॉर अ मोमेंट। और एक मोमेंट के लिए वो फ्लिंच होता है जो पेन की फीलिंग आती है, जो आपके फियर और पेन में सडन मूवमेंट आती है जिससे आप आगे पीछे होते हो, वो भी उससे फ्लिंच ना किया एक मोमेंट के लिए। देन आई गेव अ वर्ड फायर। तो मैंने ज़ोर से कहा कि फायर चला दो। देयर अ कंसिडरेबल रिकॉइल। और फिर एक जो था वो जंप सा लगा, फायर हुआ गन से, और एक थिक क्लाउड जो थे स्मोक के, धुएं के, वो सारी तरफ बिखर गए। और जब वो धुआं जो था वो ख़त्म हुआ तो हमने दो टांगें देखी गन के सामने पड़ी हुई, और अपर पोर्शन जो था वो कुछ और नहीं था। और लगता था कि ये भी नहीं लग पाता था कि यहाँ कुछ देर पहले एक ब्रेव ह्यूमन बीइंग जो था वो खड़ा था। और इसके बाद नेक्स्ट बंदे की बारी आई एंड ही विदर्ड एंड स्ट्रगल्ड वायलेंटली। वो ट्विस्ट किया पेन से, लेकिन डूइंग दिस एटमॉस्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस टेरेबल डेथ। और वो यूँ लगता था जैसे इस बड़ी बुरी तरीन मौत से बचना चाहता है। ठीक है। द ब्रिटिश हैड सेवरल एडवांटेजेस। अब ब्रिटिशर जो थे उनको इस रिवॉल्ट में बहुत सारे एडवांटेजेस थे, फ़ायदे थे। पहला तो ये था कि दे कॉल्ड फॉर 39,000 मोर सोल्जर्स फ्रॉम ब्रिटेन। उन्होंने इंग्लैंड से, अपने मुल्क से 39,000 और सिपाही मंगाए। दे हैड द सपोर्ट ऑफ, और फिर उनको अंग्रेज़ों को कुछ लॉयल जो वफादार सिपाही थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी, और उनको गुरखा और सिख सोल्जर्स की भी सपोर्ट हासिल थी। गुरखा और जो सिख सोल्जर्स थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे और इंडियंस के ख़िलाफ़ थे। अपार्ट फ्रॉम बहादुर शाह एंड नाना साहब, और सिर्फ बहादुर शाह और नाना साहब के अलावा कोई इम्पॉर्टेंट इंडियन प्रिंस जो था वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन था? सिर्फ बहादुर शाह और नाना साहब। देन इन सितंबर द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली एंड बहादुर शाह सरेंडर्ड। और सितंबर में जो ब्रिटिश जो था वो उसको ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने दिल्ली को फ़तह कर लिया और बहादुर शाह ने हार मान ली, सरेंडर कर दिया। और बट मीनवाइल नियरली 3,000 पीपल जो थे
वो उसमें लोकल सिपाही भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे। उनको कैदी बना लिया गया एट लखनऊ रेजिडेंसी। इस रेजिडेंसी के अंदर इस जो लखनऊ रेजिडेंसी थी, जिस वो उसके अंदर इनको जो था वो कैदी बना लिया गया 3,000 लोगों को, जिसमें बच्चे भी थे, सिपाही भी थे, औरतें भी थीं। बाय द टाइम द ब्रिटिश हैड लखनऊ बैक, जब ब्रिटिशर्स को लखनऊ वापस मिल गया मार्च 1858 में, तो बगावत जो थी वॉज डाइंग डाउन, ख़त्म हो गई, टूट गई, उसकी वो डाई डाउन हो गई। और जो अमन था वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि ऑन जुलाई 8 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया गया कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है, अंग्रेज़ वो जंग जीत चुके थे और अमन जो है वो हो चुका है। लेइंग एमिड द ऑरेंज ग्रोव्स आर डेड एंड डाइंग सिपॉयज। अब ये एक ब्रिटिश जो रिपोर्टर है, एक ब्रिटिश जो अखबार का रिपोर्टर था, उसने डिस्क्राइब किया एक सीन को जो ब्रिटिश जो एज द ब्रिटिश स्टॉर्म द केसरबाग पैलेस एट लखनऊ के, जब ब्रिटिशर्स जो थे वो केसरबाग पैलेस जो था लखनऊ का उसमें घुसे तो क्या सीन था। और उसने बताया कि मरे हुए लोग सिपाही जो थे उनकी डेड बॉडीज़ जो थी वो दरख्तों की तरह, सूखे हुए दरख्तों की तरह बिखरी हुई थी। और ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे शॉट थ्रू द नेक, गैसिपिंग एंड एट एवरी गैस ब्लीडिंग टू डेथ। हेयर एंड देयर ऑफिसर्स आर रनिंग, ऑफिसर्स जो थे वो इधर और उधर भाग रहे थे और बहुत से लोग जो थे वो मरे हुए पड़े थे। और जो वहाँ पर से बचना जो था, परसुएट करना जो था वो बहुत मुश्किल था। और जो टूटे हुए दरवाजे थे वहाँ के, वो वहाँ से सोल्जर जो थे वो अंदर घुसे और लूट का सामान जो था वो लूट कर ला रहे थे। और शॉल्स जो थी बड़ी एक्सपेंसिव रिच, टेपेस्ट्री जो थी, टेपेस्ट्री होता है वो कपड़ा जिसमें हाथों से डिज़ाइन बने हुए होते हैं, पिक्चर्स बनी हुई होती हैं और हम दीवारों वगैरह पे फ्रेम करवा के लगाते हैं या उनसे कुशन्स वगैरह बनवाते हैं। बड़ी खूबसूरत रिच अच्छी किस्म की जो टेपेस्ट्री थी वो लूट रहे थे। गोल्ड और सिल्वर ब्रोकेड्स जो थी वो लूट रहे थे। कपड़ा, कैसेट्स ऑफ ज्यूल्स, जो ज्यूल्स के भरे हुए जो जिसे ज्वेलरी बॉक्सेस बोलते हैं वो उठा के भाग रहे थे। और बड़े शानदार ड्रेसेस जो थे वो उठा रहे थे। द मेन आर वाइल्ड विद फ्यूरी एंड लस्ट ऑफ गोल्ड, लिटरली ड्रंक विद प्लंडर। और जो ब्रिटिश सिपाही थे, वो ब्रिटिश रिपोर्टर कहता है कि वो जीत की, फतह की खुशी में वो भरे हुए थे, खुश थे, वाइल्ड हुए थे। और जो सोने का लस्ट था, जो हवस थी, उससे वो लिटरली ड्रंक विद प्लंडर। और वो लगता था कि वो लूट मार के इसे वो लूट मार कर रहे हैं और वो भरे हुए नशे में अपनी जीत के। रिवोल्ट इन पंजाब। ऑल्दो देर वॉज अ रिवोल्ट एट मर्दान नियर पेशावर इन द पंजाब। ठीक है जी, पेशावर जो मर्दान में बगावत थी जो पेशावर के करीब पंजाब में, जहाँ 40 सिपाही जो थे उन्हें मारा गया। इसी कैनन के आगे, ये तोपों के आगे बांध के फायर किया गया और इनको मार, ये एग्जीक्यूशन बाय कैनन फायर्स हैं, ये कैनन्स हैं, इनके आगे, ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, वो इनके आगे बांध के उनको चलाते थे तो वो एग्जीक्यूट कर जाते थे। और जो रीजन तो जो था वो सीरियसली इफ़ेक्ट ना किया। और जो द म्यूटनियर्स कट ऑफ टेलीफोन लाइन, म्यूटनर्स कौन है? जो बगावती हैं, जिन्होंने बगावत की है। और म्यूटनर्स हैं जो रिफ्यूज़ कर देते हैं सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को मानने से। उन्होंने जो टेलीग्राफ लाइंस थी उनको कट ऑफ कर दिया ताकि ब्रिटिश जो थे वो और सोल्जर्स ना भेज सकें। लेकिन उन्हें
जो पंजाब की टेलीग्राफ लाइंस थी वो भूल गए कट ऑफ करना, और ब्रिटिशर्स जो थे हु हैड 10,000 ब्रिटिश ट्रूप्स देयर वर अनएबल टू टेक अवे द सिपॉयज वेपन क्विकली, वो बहुत तेज़ी से जो सिपाहियों के वेपन्स थे वो ना ले जा सके। उसके बाद जो पंजाबी मुस्लिम्स थे हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय द सिख्स वर ट्रीटेड बेटर बाय ब्रिटिश एंड हैड लेस डिज़ायर टू रिवोल्ट। और जो पंजाबी मुस्लिम्स थे जो सिख्स ने बहुत बुरी तरह जिन्हें ट्रीट किया हुआ था, उन्हें ब्रिटिशर्स ने अच्छे तरीके से ट्रीट किया और उन्हें कम डिज़ायर थी। इस वजह से पंजाब में ज़्यादा रिवोल्ट ना हुआ कि उन्हें कम डिज़ायर थी कि वो रिवोल्ट करें। और आखिरी बात ये कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो रिवर बोट्स थी, फेरीज थी, उन्हें बंद कर दिया और जो ट्रैवल था वो डिफ़िकल्ट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो। Now it's the end of our today's lecture. In the next class, inshallah, we will cover the topic after the revolt under crown rule. ठीक है जी, कि रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश क्राउन रूल था उसके अंदर किस तरह चीज़ें जो थी वो इवेंट्स हुए। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।